क्या कभी ये सोचा है कि एक कंपनी जिसका मकसद सिर्फ पैसा कमाना था, वो अनजाने में एक पूरे देश की सरकार की नींव रख दे? सुनने में अजीब लगता है ना, पर आज हम इसी कमाल की और थोड़ी हैरान करने वाली कहानी को समझने वाले हैं। जमीन नहीं, सिर्फ व्यापार। ये था ईस्ट इंडिया कंपनी का शुरुआती मिशन। एकदम साफ, एकदम सीधा। पर देखिए, इतिहास का खेल भी क्या कमाल का है कि यही कंपनी आगे चलकर दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक की बुनियाद बन गई। चलिए शुरू से शुरू करते हैं इस कहानी को। तो एक कंपनी का सरल लक्ष्य विजय के लिए नहीं, बल्कि वाणिज्य के लिए एक शाही चार्टर। देखिए, ये कहानी ना तोप और तलवारों की नहीं है, ये तो कुछ निवेशकों की कहानी है और एक शाही फरमान की, जो सिर्फ मुनाफे की उम्मीद में जारी किया गया था। तारीख थी 31 दिसंबर 1600, साल का बिल्कुल आखिरी दिन। और 217 निवेशक, इन्हें महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट से एक शाही चार्टर मिलता है। और ये चार्टर क्या था? ये था एक तरह का लाइसेंस। उनकी नई नवेली कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरब के साथ 15 साल तक व्यापार करने का एक्सक्लूसिव राइट, मतलब एकाधिकार। पर यहां कहानी में एक बहुत ही मजेदार ट्विस्ट है। कंपनी का असली निशाना भारत था ही नहीं। जी हां, वो तो इंडोनेशिया के स्पाइस आइलैंड्स के पीछे थे। मतलब मसालों का वो खजाना जहां से खरबों का व्यापार होता था। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, वहां डच पहले से ही जमे हुए थे। तो कंपनी को अपना प्लान बी निकालना पड़ा, और वो प्लान बी था भारत। तो व्यापार से टैक्स कलेक्टर तक का सफर, कैसे लड़ाइयों ने बिजनेस का मतलब ही बदल दिया। अब सवाल ये उठता है कि एक कंपनी जो अपने पहले ही मिशन में कह सकते हैं फेल हो गई, वो आखिरकार एक पूरे उपमहाद्वीप पर राज करने वाली ताकत बन कैसे गई? वेल, इसका जवाब छिपा है लड़ाइयों में। और ये सब हुआ बहुत तेजी से। सिर्फ 10 साल के अंदर 2 लड़ाइयों ने खेल ही पलट दिया। पहली 1757 की प्लासी की लड़ाई, और फिर 1764 में बक्सर की लड़ाई। इन 2 जीतों के बाद कंपनी अब सिर्फ एक व्यापारी नहीं थी, वो एक ऐसी मिलिट्री पावर बन चुकी थी जिसे कोई भी हल्के में नहीं ले सकता था। और फिर आया असली गेम चेंजर। बक्सर की लड़ाई जीतने के बाद मुगल सम्राट ने कंपनी को दीवानी अधिकार दे दिए। अब ये दीवानी क्या है? आसान भाषा में कहें तो टैक्स वसूलने का हक। मतलब अब बंगाल, बिहार और उड़ीसा, जो उस वक्त भारत के सबसे अमीर प्रांत थे, उनका सारा का सारा टैक्स और रेवेन्यू सीधा कंपनी की जेब में जाएगा। और इस एक अधिकार ने एक बड़ी ही अजीब, और कहूं तो एक खतरनाक सिचुएशन पैदा कर दी। इसे कहते हैं द्वैध शासन या डुअल रूल। मतलब काम की सारी जिम्मेदारी, जैसे प्रशासन चलाना, न्याय करना, वो सब तो नवाब के सर पर, लेकिन असली ताकत यानी पैसा और सेना, वो सब कंपनी के हाथ में। सोचने वाली बात है, एक तरफ जिम्मेदारी बिना ताकत के और दूसरी तरफ ताकत बिना किसी जिम्मेदारी के। ये सिस्टम तो फेल होना ही था। तो भ्रष्टाचार का संकट जब ताकत कंट्रोल से बाहर हो गई, और हुआ भी वही जिसका डर था। बेहिसाब ताकत हाथ में थी और ऊपर से कोई देखने सुनने वाला नहीं था। तो बंगाल के हालात बहुत तेजी से बिगड़ने लगे। तो नतीजा क्या निकला? नतीजा ये कि कंपनी के जो ऑफिसर थे, वो तो अपना प्राइवेट बिजनेस करके रिश्वत ले लेकर अमीर से और अमीर होते जा रहे थे। और विडंबना देखिए कि खुद कंपनी दिवालिया होने वाली थी। मतलब कर्मचारी मालामाल और कंपनी कंगाल। ये मामला इतना बिगड़ गया, इतना बड़ा हो गया कि इसकी गूंज लंदन तक पहुंची, सीधा ब्रिटिश पार्लियामेंट में। और फिर सरकार को बीच में आना ही पड़ा। और फिर संसद ने व्यवस्था लागू की, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। इस पूरे संकट से निपटने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। इतिहास में ये पहली बार हो रहा था कि एक सरकार एक प्राइवेट कंपनी के कामकाज को कंट्रोल करने के लिए बाकायदा एक कानून पास कर रही थी। और इस कानून का नाम था रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो इस एक्ट में था क्या? ये एक तरह से कंपनी के लिए एक रूल बुक थी। सबसे पहले बंगाल में एक गवर्नर जनरल की पोस्ट बनाई गई, ताकि पावर एक जगह पर रहे। फिर बॉम्बे और मद्रास को बंगाल के अंडर कर दिया गया। तीसरा, कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट बनाया गया ताकि सही से न्याय हो सके। और सबसे जरूरी, कंपनी के कर्मचारियों के प्राइवेट बिजनेस और रिश्वत लेने पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया। मतलब सीधे करप्शन की जड़ पर ही वार किया गया। अब आता है कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा, एक राष्ट्र के आकस्मिक बीज। मतलब कैसे एक कंपनी को रेगुलेट करते करते एक सरकार बन गई।
ये सारे नियम, ये सारे कानून बनाए तो गए थे एक बिगड़ैल कंपनी को लाइन पर लाने के लिए। लेकिन हुआ क्या? अनजाने में ही ये एक मॉडर्न सरकार की नींव का पहला पत्थर बन गए। चलिए देखते हैं कैसे। पहला बीज था सेंट्रलाइजेशन का, यानी केंद्रीकरण। जब बंगाल के गवर्नर जनरल को सबसे बड़ी पावर दी गई, तो ये पहली बार था कि भारत में जो ब्रिटिश इलाके बिखरे हुए थे, उन्हें एक सेंट्रल अथॉरिटी के नीचे लाया गया। यहीं से एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन की शुरुआत हुई। फिर आया एक एग्जीक्यूटिव का बीज। ये जो गवर्नर जनरल और उसकी 4 लोगों की काउंसिल थी, जो मेजॉरिटी वोट से फैसले लेती थी, ये क्या था? ये आज की कैबिनेट या सरकार की जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच होती है, उसी का एक बहुत ही शुरुआती रूप था। मतलब वो टीम जो देश चलाने का काम करती है। और फिर एक जुडिशरी यानी न्यायपालिका का बीज। कलकत्ता में जो सुप्रीम कोर्ट बना, उसकी सबसे खास बात क्या थी? ये कि वो कंपनी के कंट्रोल से आजाद था। ये एक बहुत बड़ा कदम था। यहीं से एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी की नींव पड़ी। एक ऐसी व्यवस्था जहां किसी कंपनी का नहीं, बल्कि कानून का राज चले। अब देखिए, जब गवर्नर जनरल और नए सुप्रीम कोर्ट के बीच पावर को लेकर झगड़े होने लगे, तो 1781 में एक और कानून आया। इस कानून ने दोनों की शक्तियों को बिल्कुल अलग अलग कर दिया। एग्जीक्यूटिव अलग, जुडिशरी अलग। और यही तो सेपरेशन ऑफ पावर्स का सिद्धांत है, जो आज दुनिया भर की डेमोक्रेसीज की बुनियाद है। तो सवाल फिर वही है कि एक भ्रष्ट कंपनी को सुधारने के चक्कर में अनजाने में एक पूरे देश की सरकार कैसे बनने लगी। देखिए, इस पूरी कहानी का निचोड़ यही है। ब्रिटिश सरकार का कोई इरादा नहीं था भारत में एक देश बनाने का। वो तो बस अपनी एक बिगड़ेल मुनाफाखोर कंपनी को कंट्रोल करना चाहते थे। लेकिन इसी कंट्रोल करने की कोशिश में उन्होंने अनजाने में केंद्रीकृत प्रशासन, एक एग्जीक्यूटिव, एक आज़ाद जुडिशरी, इन सब की नींव रख दी। एक ऐसी सरकारी व्यवस्था की नींव जिसने आगे चलकर आधुनिक भारत को आकार दिया। और यह सब पूरी तरह से एक एक्सीडेंट था।